करते हैं हमारी बड़ी बहस की। दिल्ली में वैलेंटाइंस डे के बाद से ही राष्ट्रपति शासन है। पीएम बनने की चाह में केजरीवाल ने दिल्ली को बेगाना छोड़ा, तो मोदी के पीएम बनने के बाद से बीजेपी ने दिल्ली को अधर में रखा। दिल्ली में चुनाव होंगे या जोड़ तोड़ करके सरकार बनेगी, ये सवाल कई महीने से सत्ता के गलियारे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लंबित है। लेकिन अब लगता है कि दिल्ली के दिन फिरने वाले हैं। अब तक सरकार बनाने के लिए विकल्प ढूंढ रहे बीजेपी नेता अचानक चुनाव करने के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज हम आपको दिल्ली के लोगों के दिल की बात बताएंगे और इस सवाल पर बड़ी बहस भी होगी कि क्या हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में चुनाव की बारी है, और क्या मोदी की आंधी में बिखरेगी केजरीवाल की झाड़ी। महाराष्ट्र और हरियाणा में जोरदार जीत का असर दिल्ली बीजेपी के नेताओं पर भी साफ दिखने लगा है। कल चुनाव कराइए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और जिस तरह की सफलता हमको हरियाणा में मिली है उससे शानदार सफलता दिल्ली में मिलेगी और केजरीवाल साहब को ये पता चल जाएगा कि दिल्ली में वो किस जगह पर ठहरते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराने की महीनों पुरानी हिचक अचानक दूर होने लगी है। अब तक दिल्ली में सरकार बनाने के विकल्पों की बात करने वाले बीजेपी नेता अब मोदी लहर पर सवार होकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दम भरने लगे हैं। बीजेपी क्या इलेक्शन के लिए तैयार है? कभी भी बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी पहले ही दिन से तैयार है। पहले भी मेरी कोई स्टेटमेंट किसी चैनल की निकाल लो, आप प्रिंट मीडिया में निकाल लो, हम पहले दिन से बीइंग जनरल सेक्रेटरी मैं कह रहा हूँ, हम चुनाव के लिए पहले दिन से तैयार है। दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे कि 7 लोकसभा सीट जीतने के बाद भी बीजेपी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ विधानसभा चुनाव करा सके। क्यों? उसका कारण वो सिंपल, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली के अंदर वो हारेंगे बुरी तरीके से। सूत्रों के मुताबिक दिवाली बाद बीजेपी के नेता दिल्ली में दोबारा चुनाव कराने के लिए उपराज्यपाल से मिल सकते हैं। उपराज्यपाल नजीब जंग फिलहाल कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है और दिल्ली के मौजूदा सियासी हालात में सबसे आसान जवाब यही है कि विधानसभा भंग करके चुनाव की सिफारिश की जाए। राष्ट्रपति ने अपना पत्र नीचे भेज दिया है। क्या लिखा है उन्होंने, क्या नहीं लिखा है, यह हमें जानकारी नहीं है। एलजी के पास भेज दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पाले में गेंद है। इसलिए इसमें बिना ऑब्जर्वेशन के इन दोनों रिजल्ट के आधार पर हम कोई बात कह दें, हाँ इसमें कोई दो मत नहीं। उत्साह है, उमंग है, पहले भी था, आज भी है। आज जरा अच्छा लग रहा है। 20 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। बीजेपी नेताओं की बातों से साफ है कि वो महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह दिल्ली में भी मोदी का जादू जल्द से जल्द चलाना चाहते हैं। चुनाव तो दिल्ली की जनता भी चाहती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली में बीजेपी की चुनावी तैयारी पूरी है। सवाल ये भी है कि दिल्ली में बीजेपी किसी को सीएम प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ेगी या फिर महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह दिल्ली में भी मोदी के नाम पर ही वोट मांगेगी। अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो क्या अरविंद केजरीवाल की झाड़ू पर चलेगी मोदी की झाड़ू, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम बहस करेंगे। और इस बहस में मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश शर्मा जी, संदीप दुबे जो कि प्रेसिडेंट हैं भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा। संदीप दुबे, ये कब से खोल लिया आपने? आपका समर्थन करते करते आपने भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा खोल लिया है? नहीं, ये बहुत पहले से हम लोग काम कर रहे हैं, 3 साल पहले से। और जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद जी ने अपनी लड़ाई शुरू करी तो हम लोग उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, उनको समर्थन दिया था। अच्छे मुद्दे पे एक साथ इकट्ठा होना, सबको इकट्ठा करके लड़ाई लड़ना, ये कोई बुरी बात थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल बुरी बात नहीं। हम तो आपको शुभकामनाएं देते हैं और बहस को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ हैं विनोद कुमार बिन्नी जी जो कि एमएलए हैं लक्ष्मीनगर से। आप पार्टी में पहले हुआ करते थे, लेकिन अरविंद के साथ उनका दामन अब छूट गया है। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी जी हैं जो कि दिल्ली की नब्ज पर बड़ी मजबूत पकड़ रखते हैं। मेरा पहला सवाल विजेंद्र गुप्ता जी आपसे बड़ा सीधा सवाल है। हरियाणा और महाराष्ट्र के पहले आपकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आप दिल्ली में चुनाव की सोचे भी, ऐसा क्यों? दीपक जी, ये हकीकत है, इसको झुटलाइएगा मत। ये आपने बहुत ही
अजीब सी बात कही है भारतीय जनता अजीब पार्टी। सी क्यों सर? ये तो जन्नत की हकीकत है जो सबको पता है। आपको ध्यान होगा लेकिन सब मुस्कुरा रहे हैं। अभी आपको ध्यान होगा हाल फिलहाल में ही लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 7 लोकसभा सीट जीती थी और 2-2 लाख मतों से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हारे थे। उसके बाद भी आप चुनाव कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सवाल तो ये है केजरीवाल कह रहे हैं बार बार। प्रश्न ये है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव में हो, चाहे वो राज्यों में होने वाले चुनाव हो। हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। इससे पहले जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, सब जगह भारतीय जनता पार्टी से, और पिछले चुनाव में भी विधानसभा में सबसे बड़ा दल थे हम। 32 विधायक हमारे जीते थे। हमने सबसे अधिक मत प्राप्त किए थे, 33% मत हमने प्राप्त किए थे। तो ये सब कहना तो सिर्फ जो है ये दुष्प्रचार कर रहे हैं जो लोग डरे हुए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, बुरी तरह डरे हुए हैं। क्योंकि इनको लगता है कि जिस तरह पूरे देश में इनकी 400 से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त हो गई, हरियाणा छोड़ करके भागा है, महाराष्ट्र छोड़ करके भागा है, और अब यहाँ पर ये गीदड़ भभकी दे करके अपने वजूद का एक हवा खड़ा करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। ये पूरी तरह से हताश पार्टी है, पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ बिखरी हुई पार्टी है। पिछले 6 महीनों में इस पार्टी के 3 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता, सो कॉल्ड बड़े नेता, जिनको इन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि हमारी ये कार्यकारिणी है, ये हमारे पदाधिकारी है, वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। दिल्ली के कितने लोग पार्टी छोड़ करके चले गए हैं, और आज केजरीवाल साफ रूप से नजर आ रहा है कि अकेले पड़ गए हैं। बिल्कुल ये ध्वस्त पार्टी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जीत के घोड़े पर सवार है, उसका मुकाबला एक ऐसी पार्टी से करना जिसका ना कोई अस्तित्व बचा है मेरे हिसाब से, और ना ही लोगों को ये समझ आ रहा है करना क्या चाहते हैं। नहीं, लेकिन मेरे सवाल का नहीं जवाब दिया। लोकसभा चुनाव में आप 70 में से 60 सीटों पर लीड कर रहे थे, मात्र 10 में आम आदमी पार्टी लीड कर रही थी। तो आपने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव क्यों नहीं करा दिया? दीपक जी, आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, डर रहे थे, आपके मन में डर था। दीपक जी, मैं आपको ये याद दिला दूं कि 21 मई को उपराज्यपाल को पत्र किसने लिखा? अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली की असेंबली को भंग मत करिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये तय करने वाली कोई हैसियत नहीं है कि दिल्ली में चुनाव हो या नहीं हो। ये तय करने का काम आपकी है, ये तय करने का काम सरकार आपकी है, राष्ट्रपति महोदय का है। राष्ट्रपति तय करने का काम केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन देनी है, होम मिनिस्ट्री को रिकमेंडेशन देनी है। केंद्र सरकार ने तमाम अधिकार लिखित रूप से उपराज्यपाल को सौंप दिए हैं कि वो जो भी स्थिति है उसमें फैसला ले, और सस्पेंडेड एनिमेशन में है ये को। हमने तो 12 दिसंबर 2013 को साफ रूप से मना कर दिया था। 18 साल के वोटर नहीं, हमारे पास क्लास का बच्चा जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ता हो उसको पता है कि केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है, कि वो चाहे तो केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो विधानसभा को लंबित नहीं भंग करने की सिफारिश उपराज्यपाल से कभी भी करवा सकते हैं। जानकारी के लिए मुकेश शर्मा जी करवा सकते हैं, जानकारी के लिए चुनाव इन्होंने ही रोक रखा है कि नहीं रोक रखा है? मैं संवैधानिक बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी। आप संवैधानिक बात कहते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, आपको पॉलिटिकल बात भी नहीं, क्योंकि आपने मुद्दा संवैधानिक पूछा है। दिल्ली का राजनिवास गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। दिवाली की बधाई तो दीजिए। वो मैं आपसे पूछ के नहीं दूंगा, आप डिक्टेशन मत दीजिए मुझे। चूंकि विजेंद्र जी कॉर्पोरेशन में रहे, इनको दिल्ली विधानसभा की जानकारी कम है। दिल्ली के अंदर एक बार चाहूंगा कि पूरे पैनल की तरफ से और आपकी तरफ से दर्शकों को बिल्कुल दिवाली की बधाई, सबकी बधाई। हमने इनको सलाह दी थी, इन्होंने मानी नहीं, इसलिए दीपक जी से ही मुझे आज तक भी आप विरोध कर रहे थे, इसलिए हमने कहा आप शुरू कर दो। मैं दीपक जी कह रहा हूं कि दिल्ली का राजनिवास गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, और जो राजनिवास को डिक्टेशन गृह मंत्रालय से दी जा रही है उसका पालन राजनिवास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की यदि सुनामी है, जो इनको जिसका बार बार जिक्र हरियाणा महाराष्ट्र की बात बार बार की जा रही है, हर राज्य की अपनी परिस्थिति है, अगर इनकी सुनामी है तो इनको दिल्ली, अब तो रिजल्ट आए 48 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे मात्र लगने हैं। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि एलजी साहब ने एक चिट्ठी पेश की कि मैंने राष्ट्रपति जी को लिखा कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, हम उसको बुलाएंगे। बीजेपी जाके राजनिवास में एडवांस मना कर दे कि हम सरकार नहीं बना रहे, विधानसभा भंग हो जाए। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है विधानसभा भंग हो, और इस सुनामी को रोकने का काम दिल्ली कांग्रेस करेगी। हमारी दिल्ली में सीधी भाजपा के साथ लड़ाई होने वाली है, और कांग्रेस निश्चित तौर पर धमाकेदार वापसी दिल्ली में करने जा रही है। इससे भाजपा घबराई हुई है, और भाजपा और आप पार्टी की नूरा कुश्ती दिल्ली में चल रही है। मतलब दोनों की नूरा कुश्ती है। मतलब मोदी की सुनामी आप मान रहे हैं? मोदी की सुनामी मैं नहीं मान रहा, मैं कह रहा हूं सुनामी यदि लगता है इनको है तो विधानसभा भंग हो जाए, चुनाव हो,
हम तो दिसंबर में चुनाव चाहते हैं, नवंबर में हो सकते हैं, नवंबर में करा लिए जाए। कांग्रेस 11 महीने में हार जाए, 11 महीने में दिल्ली ताकि आप हार जाएं बुरी तरह, नहीं जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में हारे, जैसे देश भर में हारे। इसका दीपक जी मैं जवाब दे दूं, थोड़ा आप पुराने जर्नलिस्ट हैं। 1977 में इंदिरा जी चुनाव हार गए, नवंबर में हो सकते हैं, नवंबर में करा लिए जाए। कांग्रेस 11 महीने में हार जाए, 11 महीने में दिल्ली ताकि आप हार जाएं बुरी तरह, नहीं जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में हारे, जैसे देश भर में हारे। इसका दीपक जी मैं जवाब दे दूं, थोड़ा आप पुराने जर्नलिस्ट हैं। 1977 में इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, 2.5 साल बाद उसी इंदिरा जी को देश के लोगों ने देश का प्रधानमंत्री बनाया था। यही बीजेपी लोकसभा में 2 सीटें थी इनकी। ये राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं। 11 महीने में दिल्ली के लोग आप जैसी धोखेबाज पार्टी और बीजेपी से तराई-आम कर चुके हैं। दिल्ली की डेवलपमेंट रुकी पड़ी है। 15 साल में हमने शानदार दिल्ली में डेवलपमेंट की है। सर्दियों में भी 24 घंटे बिजली नहीं आ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा राजधानी का? मोनोरेल जैसा प्रोजेक्ट दिल्ली में बंद हो गया है। दिल्ली के अंदर सारे डेवलपमेंट के काम रुके पड़े हैं। इसलिए हम चाहते हैं दिल्ली में विधानसभा भंग और चुनाव कराए जाएं। और मेरा ये आरोप है भाजपा और आप पार्टी पर कि दोनों नूरा कुश्ती बंद करें और आप पार्टी केवल सेकुलर वोटों के डिवीजन के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में दिल्ली में काम कर रही है। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। और अब टोटल सेकुलर फोर्सेस की बात ये समझ में आ गई है कि कांग्रेस और भाजपा की सीधी लड़ाई होगी और हम दिल्ली में शानदार वापसी करने जा रहे हैं। शानदार वापसी कांग्रेस पार्टी करेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी पर झाड़ू मोदी जी चला देंगे। क्यों संदीप दुबे, झाड़ू चलने वाली है आप पर? वो तो झाड़ू मोदी साहब की है, इनकी है झाड़ू ही नहीं है। अब तो झाड़ू मोदी जी की है, वो तो छीन ली मोदी है, मोदी जी के समर्थक है ये। देखिए जो सबसे बड़ी बात है, मुकेश भैया मेरी बात सुन लीजिए जरा। संदीप भैया आपकी सुन रहे हैं, जो हमारे, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। देखिए पहले आपको बधाई की बी टीम है बीजेपी। आपने भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा बनाया, उसके लिए आपको बधाई। और मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छे से भ्रष्टाचार से आप लड़ाई लड़ें। हम आपके साथ हैं। आरटीआई एक्सपर्ट की इसकी गाड़ी वाड़ी चली थी कहीं हाईवे पे, पता नहीं क्या था, वो भी भ्रष्टाचार से लड़ रहा था बेचारा, वो भी आप पार्टी का ही मेंबर था। मुकेश भैया सुनिए मेरी बात। जी जी, देखिए भ्रष्टाचार तो आज भी मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी भ्रष्टाचार और कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पे देश में सत्ता में आई। आज दिल्ली में एमसीडी में भी बीजेपी की शासन है। राष्ट्रपति, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली की जनता जो है इतनी बेवकूफ नहीं कि उसको आप बेवकूफ बना लोगे बड़े बड़े भाषण देके। वो समझ रही है कि आज दिल्ली को अरविंद जैसे ही नेता की जरूरत है। ये ठेका आपके पास है, मुझे समझ में क्योंकि दोनों पार्टियों के पास, एक कांग्रेस के पास भी आप अरविंद जैसा नेता नहीं, और ये बीजेपी के पास नेता नहीं है। लेकिन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ विजेंद्र जी की बात का जवाब दे दीजिए। विजेंद्र जी, एक रात ये खोलिए आप कि आप साम दाम दंड भेद सारे अपना चुके केजरीवाल जी की पार्टी में घुसने के लिए। वो आपको पार्टी ज्वाइन कराने को तैयार नहीं है और आप उनका समर्थन कर रहे हैं। कमाल है। ऐसी बात नहीं है। सुनिए मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। आप तो हर समय अपनी स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। कभी सरकार बना रहे होते हो, कभी सरकार नहीं बना रहे होते हो। आप देखिए, आप लोग सीधे बात ये है कि जो अच्छी लड़ाई मन में उठता है बार बार इकट्ठा हो काम करे, उसको आप लोग काम करने नहीं देना चाहते। पहले माननीय मोदी जी तो राजनीति के समाजीकरण की बात करते हैं और आप लोग उस समाजीकरण को ध्वस्त करने में लगे रहते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बन गए तो छोड़ के भाग तो नहीं जाएंगे? क्या बात है, कभी पहले भी नहीं भागे थे और आज भी नहीं। ये तो दुष्प्रचार है मीडिया और भाजपा के लोगों द्वारा। ये दुष्प्रचार पूरे देश के सामने माफी मांगी है। छोड़ के भाग गए। हर सारी जनसभाओं में इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जो गलती मुझसे हो गई मैं छोड़ के भागा, दोबारा नहीं भागूंगा। और आज भी मांगता हूँ, आप कैसे कांग्रेस और बीजेपी से बेहतर विकल्प है। अरे आप तो बता लेंगे बिल्कुल एक्सपर्ट आदमी दिल्ली जी, मैं बता दूं दर्शकों को झूठ बोलते हैं कि ये फरीदाबाद आग की तस्वीरें हैं जो विकराल रूप धारण करती जा रही है, लगातार बड़ी होती जा रही है। इस खबर पर हम जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद विनोद कुमार बिन्नी जी मैं आप पर आना चाहूंगा। यहाँ पर सवाल यहाँ पर बड़ा ये है कि क्या मोदी फैक्टर का जादू चलेगा? क्या मोदी फैक्टर इतना बड़ा बन जाएगा दिल्ली चुनाव के अंदर कि आपका सफाया कर देगा? देखो पिछले दिनों जो भी 2 चुनाव हुए हैं, हरियाणा का देखो स्थिति 4 सीट से वो लगभग 50 के करीब पहुंची है और मुझे लगता है वहां कैडर भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। तो वो सिर्फ मोदी जी की लहर है और उनके जो पिछले दिनों उन्होंने कार्य किया उसकी मेरे ख्याल से जो चीजें निकल के आई है उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में अच्छा रिजल्ट रहा है। कांग्रेस अंधभक्त हो गए मोदी, अंधभक्त। तो मैं अंधभक्त नहीं है, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। मैं आपकी तरह ये नहीं कि भाई चोर दरवाजे से कहीं घुसना है आपको है, मुझे नहीं घुसने की जरूरत है। कौन सी पार्टी में आजकल?
मैं आपको बता दूं आम आदमी पार्टी दीपक भाई एक बहुत बड़ी बात यह है कि हम आम आदमी पार्टी क्यों लिखवाते अपने आगे, आम आदमी पार्टी चैनल पर भी फोन आता है कि आप इनको हमारा प्रवक्ता क्यों कहते हैं। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि वो इनको बार बार पीछे हटा रहे हैं, पुकार रहे हैं और ये गले लगे जा रहे हैं। ये तो बताइए राज क्या है। बड़ी बात क्या है कि इनके और आप इतने अच्छे वक्ता है जो अच्छा काम करे उसके साथ नौजवान खड़ा हो रहा है तो गलत बात है। भी बहुत अच्छा करते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके लॉजिक्स को, लेकिन आम आदमी पार्टी आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता को गले लगाने के लिए, होनहार व्यक्ति को गले लगाने को तैयार नहीं है। यही डबल स्टैंडर्ड जो है आम आदमी पार्टी का, और यही मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि संदीप दुबे जैसा एक कर्मठ व्यक्ति जिसको आम आदमी पार्टी में, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई करते हैं, लेकिन इनका प्यार क्यों है इतना, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। विनोद भाई आप कुछ कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो भी स्थिति आम आदमी पार्टी की देखने को मिली है, तो कार्यकर्ता पूरी तरह गायब है। अब पिछले दिनों आपने देखा कि इन्होंने सिग्नेचर कैंपेनिंग दिल्ली में चलाया कि बस दिल्ली में तुरंत चुनाव कराए जाए, उसका रिजल्ट नहीं बताया। कहीं एक कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में ये देखते हुआ नहीं पाया गया, कहीं सिग्नेचर करता हुआ पाया गया। इसका रिजल्ट ये है। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने एक घोषणा की कि भाई अगर एक हफ्ते के अंदर नितिन गडकरी जी ने जो ई रिक्शा वाले लोग हैं, अगर इनको ठीक तरह इनके हिसाब से कानून नहीं बनाया तो हम तुरंत आंदोलन शुरू कर देंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं आंदोलन? क्योंकि इनको पता है कि इनके पास जो कार्यकर्ता था, जो कार्य करने वाला आदमी था, वो पूरी तरह गायब हो गया है। इनके लोगों ने पिछले 2-3 महीने इनके सारे कार्यकर्ताओं ने बैठ के जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया है और इनके विरोध किया है। आज कार्यकर्ता नाम की कोई चीज इनके पास नहीं है जिसके बलबूते पे ये पार्टी खड़ी हुई थी, जो विचारधारा के साथ खड़ी हुई थी। सिर्फ संदीप भाई जैसे लोग जो मीडिया और 2-3 जगह से छोड़ के जो लोग पहुंचे हैं, वो 4-5-10 लोग हैं, इसके अलावा वहां कुछ नहीं है। ये चुनाव जो आएगा ये रिजल्ट बताएगा, क्योंकि किसी भी पार्टी को नापने का एक तरीका होता है, वो सिर्फ चुनाव। ये दिल्ली का चुनाव होगा। हम सब लोगों की बहुत उम्मीद है कि दिल्ली में चुनाव हो और वास्तविकता तीनों पार्टियों के सामने आए। एक कमेंट राज बिहारी जी से ले लूं। राज बिहारी जी, आपको क्या लगता है, क्या स्थितियां बदल गई हैं दिल्ली के अंदर? आप पार्टी का जो बूम था वो नीचे आया है मोदी लहर के बाद? नहीं, एक तो दिल्ली में मोदी फैक्टर बहुत बड़ा बात है इस वक्त, कि हमको ये मान कर चलना चाहिए जो भी चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें मोदी फैक्टर का बहुत बड़ा रोल रहेगा और बीजेपी की सारी उम्मीदें मोदी फैक्टर पर ही टिकी हुई हैं। दूसरा यह है कि पिछले कुछ दौरान से आम आदमी पार्टी का असर, खास तौर पे जैसे हम मुस्लिमों को ले, दलितों को ले, वहां तो हम मान सकते हैं कि उनमें असर अभी बरकरार है, कुछ कारणों से बरकरार है। लेकिन जो कमजोर तबका था, जो बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी को गया था, उसमें से बहुत ज्यादा लोग जो है वो बीजेपी के साथ आए। अगर आपने लोकसभा चुनाव में भी इस बात को गौर किया होगा कि लोकसभा चुनाव में जहां दलित वोट और मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी की तरफ गए, वहां पर जो झुग्गी झोंपड़ी आती है, वहां पर बीजेपी को भी बहुत बड़ी संख्या में वोट पड़े। तो हमें ये मान के चलना चाहिए मोदी का फैक्टर बहुत बड़ा काम करेगा। दूसरा, जो आपने पहली बार बात कही थी कि बीजेपी इंतजार कर रही थी हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले, अब वहां के नतीजों को देखकर उनको ये लग रहा है कि दिल्ली में हमारी हवा अब बिल्कुल और अच्छी होने वाली है, तभी ये चुनाव का फैसला जल्दी होने वाला है। मुकेश शर्मा जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस क्या बेट करेगी? क्योंकि कांग्रेस के लिए लगता है कि कांग्रेस के दोनों हाथों में कुछ नहीं है। बीजेपी के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, लेकिन कांग्रेस के दोनों हाथ खाली हैं। दीपक जी, मैं एक बात साफ कर दूं, कांग्रेस पार्टी शुरू से डिमांड कर रही है, मैं आज फिर डिमांड कर रहा हूं कि दिल्ली विधानसभा को भंग किया जाए। हम चुनाव के लिए पूरी शक्ति के साथ तैयार है और कांग्रेस धमाकेदार वापसी दिल्ली में करने जा रही है। हमने 15 साल दिल्ली की डेवलपमेंट की थी, झूठा प्रचार हमारे खिलाफ हुआ, लेकिन आपकी दवा तो हवा निकल चुकी है। लेकिन आपका दवा तो गांधी परिवार हवा निकल गई है, लेकिन वो दवा अब काम नहीं कर रही है। गांधी परिवार की दवा अब काम नहीं कर रही है। मैंने कहा है दीपक जी, 77 में भी इसी तरीके से लोग कहा करते दवा काम नहीं कर रही है। 2.5 साल बाद वापसी हुई थी। दिल्ली से पूरे देश में कांग्रेस की वापसी शुरू होने जा रही है। भाजपा करे ना विधानसभा भंग, कौन मना कर रहा है? हम तो चुनौती दे रहे हैं। मैं एक बात और साफ कर दूं, जहां तक आप पार्टी का भ्रष्टाचार का सवाल है, अभी दुबे जी कह रहे थे, इन्हीं की पार्टी के एक एमएलए, बिन्नी जी नहीं, बिन्नी जी तो बाहर हो गए हैं, इन्हीं की पार्टी के एक एमएलए जो विजेंद्र गुप्ता जी के पड़ोसी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि आप पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के मामलों को दबाते आए हैं। ये मुकेश शर्मा नहीं कह रहा हूं। और इन्होंने अभी तक उस पार्टी के एमएलए के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया है। नाम बता दीजिए। नाम सारी दिल्ली जानती है, तो पूरे सारी दिल्ली जानती है, तो नेशनल टेलीविजन पर बताइए ना। राजेश गर्ग नाम है उसका। राजेश गर्ग नाम है उसका। उन्होंने चिट्ठी लिखी है बाकायदा, मामले बताए हैं किस मामले में ये मिले हुए भ्रष्टाचारियों से। तो ये तो इन्होंने, अगर इनमें उनके आरोपों में सच्चाई है, इसलिए एक्शन नहीं लिया इन्होंने, वरना एक्शन लेना चाहिए था। मैं तो बड़ा साफ बात करना चाहता हूं कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है,
केजरीवाल जी की काट की हांडी थी, एक बार चढ़ गई। संदीप 1993 में जनता दल की आंधी थी, बीजेपी को फायदा हुआ, सेकुलर वोटों में डिवीजन हुआ, खुराना जी की हांडी चढ़ गई थी। और 2003 में जब बीएसपी दिल्ली में आई 17% वोट ले गई थी, कांग्रेस को नुकसान हुआ। तो एक बार काट की हांडी सिर्फ एक बार चढ़ती है, दोबारा कभी नहीं चढ़ी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, दिल्ली में हर 70 की 70 सीटों पर बीजेपी से हमारी सीधी फाइट होने जा रही है और हम बीजेपी को इस चुनाव में धूल चटाएंगे। धमाकेदार वापसी कांग्रेस करेगी। मैं एक सवाल तीनों नेताओं से पूछना चाहूंगा। बिल्कुल, कि दिल्ली में चुनाव की सब मांग कर रहे हैं और सभी नेता और सभी पार्टियों के नेता ये कहते हैं कि हमारे विधायक नहीं चाहते कि दिल्ली में जल्दी चुनाव हो, यानी कि सभी पार्टी के विधायकों में डर है। और मैं खासतौर पर बिन्नी से सवाल पूछना चाहूंगा कि बिन्नी अभी विधायक भी हैं, क्या वास्तव में विधायकों में ये डर है कि हम अगर चुनाव में जाएंगे तो हमारी हार होगी? देखो, सबका तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं हर बार मैंने इस बात को कहा है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार होना बहुत जरूरी है। विनोद कुमार बिन्नी विधायक हो ना हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार नहीं है। अगर कोई विधायक इस बात को सोचता है कि वो तो पे उसका मतलब उसको दिल्ली की जनता की बिल्कुल परवाह नहीं है। उसको दिल्ली की जनता की परवाह करना चाहिए, अपने काम करना चाहिए और अपने काम पे विश्वास रखना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास है, चाहे चुनाव आज हो, कल हो, परसों हो। हम इससे पहले भी 2 बार इंडिपेंडेंट जीते हैं और दोबारा मौका मिलेगा तो फिर अपने आप को साबित करने का पूरा प्रयास करेंगे। एक सवाल मुकेश जी से पूछता हूं मैं, मुकेश जी, आपकी पार्टी के 6 विधायकों ने बीजेपी को समर्थन देने की बात की थी कि आप इनको मुख्यमंत्री बना दो। और कोई रास बिहारी जी चिट्ठी है आपके पास? नहीं, चिट्ठी नहीं, लेकिन उनकी गतिविधियां तो रही है लगातार। ये मीडिया क्रिएशन है। हमारे किसी विधायक ने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया। हम बीजेपी जैसी कम्युनल पार्टी को, कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी जैसे धोखेबाज पार्टी को दिल्ली में कभी भी समर्थन देने का प्रश्न पैदा नहीं होता। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। दिया तो था, अरे आपने दिया नहीं था भाई, हमने एक बार दिया कि जो झूठ इन्होंने बोला है और दूसरी बात नहीं दिया ना। मैं मुझे अपनी बात पूरी करना। अच्छा, आपके पास हमने दिया दोबारा कि जो स्वराज के इन्होंने समझ बाग दिखाए थे, जो बड़े बड़े झूठ बोले थे, जैसे मैंने कहा काट की हांडी चढ़ गई, हमने तो इनको इसलिए समर्थन दिया था कि आप चलिए कहां से आप 50% बिजली सस्ती करिए। इन्होंने 30% कहा था। 1 मिनट लूंगा। 30% सस्ती बिजली का मतलब होता है 10,000 वाले का बिल 7,000 आए, 3,000 कम हो। ठीक बात है। 50% का मतलब होता है इसका 50,000 आ रहा है, इसका 25,000 आए। जो सब्सिडी कंपोनेंट कांग्रेस दे रही थी उसको आपने एक्सटेंड कर दिया आज कांग्रेस के विधायकों की मदद से। 50% 400 यूनिट के बाद 50% क्यों नहीं हुआ साहब दिल्ली में? क्यों 30% नहीं हुआ? बीजेपी ने वायदा किया था। बोला सिर्फ झूठ, आज सरासर झूठ बोला, सफेद झूठ। 24 घंटे बिजली सर्दी में भी नहीं आ रही दिल्ली में। हमने जून जुलाई के महीने में 24 घंटे दिल्ली वालों को बिजली दी। हमने दिल्ली में मोनो रेल जैसा प्रोजेक्ट शुरू किया, वो बीजेपी ने बंद कर दिया। सारे डेवलपमेंट के काम बंद कर दिए। आप पार्टी केजरीवाल जी ने स्वराज छोड़ दिया, अब लोकपाल भी छोड़ दिया इन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के विधायक, वो कह रहे हैं हमारा घर भी छोड़ दो लेकिन मुझे मुख्यमंत्री बनवा दो। अब हमारे पास आ रहे हैं दोबारा समर्थन दे दो। हमने कहा भाई अब हम समर्थन नहीं देंगे। एक राज की बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल पे। ये जितनी जोर से आप बोल रहे हैं, इनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति मुझे मिलता है तो वो यही कहता है कि भाई साहब दिल्ली में अभी चुनाव मत कराना। मैंने कहा क्यों? कांग्रेस की हालत और भी खराब हो जाएगी। दीपक जी, एक मिनट, बीजेपी के 22 विधायक मुझे रोज फोन कर रहे हैं कि मुकेश शर्मा जी आप विधानसभा भंग करने की डिमांड मत करो, हमारी जमानतें नहीं बचेंगी। मेरा सवाल था कि इनके बता रहा हूं, इनकी पार्टी के 22 सिटिंग एमएलए कांग्रेस से चुनाव हारेंगे। मेरा सवाल ये था कि आप तीनों की पार्टियों के नेता, दोनों पार्टियों के नेता, आपकी पार्टी का कौन सा एमएलए चुनाव चाहता है साहब? तो बताएं विजेंद्र जी, आप बताओ। इतना बड़ा फोबिया हो गया है कि इनका हर नेता चुनाव के नाम से डरता है। नहीं, मैं बस चुनाव नहीं होने चाहिए। आप भंग क्यों नहीं कर रहे? आप भंग क्यों नहीं करवा रहे? ये है कि आप भंग क्यों नहीं करवा रहे? मैं मुकेश खरीद फरोख्त करते हो। अब ये मुकेश जी भी मुझे लगता है अपनी पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं। विजेंद्र जी अलग थलग नहीं पड़ा, मैं तो जिम्मेदारी बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। आपके 22 एमएलए बीजेपी के चुनाव हारेंगे कांग्रेस से, मैं दावे से कह रहा हूं आपको। आप बंद करवाइए विधानसभा। दूसरा मेरा, आप डर के भाग क्यों रहे हो चुनाव से? हमारा ये साफ कहना है बंद करवाओ कि दोनों पार्टी अंदर से खोखली है। अच्छा, इसलिए जो पार्टियां खोखली होती है वो उतना जोर से बोलती है। आपके पास सिर्फ नरेंद्र मोदी के अलावा कोई एजेंडा है आज? आप चाहेंगे राहुल गांधी प्रचार कोई एजेंडा है आपके पास? आप चाहेंगे राहुल गांधी प्रचार करें आपका? बिल्कुल निश्चित तौर पर दीपक चौरसिया जी, श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनसे आग्रह करेगी और चुनाव प्रचार की शुरुआत भी हम उनसे कराएंगे। और बोलिए, फिर तो आप हार जाएंगे। हमारी पार्टी के निर्विवाद नेता थे, हैं और रहेंगे। फिर तो आप हार जाएंगे। किसके? वो आपके कहने से हारने जीतने का फैसला नहीं होगा, दिल्ली की जनता फैसला करेगी। हमारे दिल्ली के सभी विधानसभा सीटों पर हमने काम कर रखा है। इनके 22 ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने 11 महीने में 1 रुपया खर्च नहीं किया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली की हालत जाकर देखिए। दिल्ली में
अनऑथराइज कॉलोनी में नरक की हालत आ गई। मुझे लगता है कि अभी एक भी मकान बगैर रिश्वत का नहीं बन रहा दिल्ली के एमसीडी में। एक सेकंड, मैं आज एक बात, गरीब आदमी बहुत देर हो गई इनको बोलते हुए, इनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हाल फिलहाल में लोकसभा के चुनावों में पिछले 65 साल में सबसे कम सीटें प्राप्त की आपने लोकसभा में, और महाराष्ट्र एक मिनट कितनी सीटों वाली पार्टी है ये तो देखिए, आप देखिए सीटों वाली पार्टी है महाराष्ट्र में, लेकिन 65 वर्ष में से 60 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा है, एकमात्र कांग्रेस पार्टी का। एक मिनट कितनी सीटों वाली पार्टी है ये तो देखिए, आप देखिए सीटों वाली पार्टी है महाराष्ट्र में, लेकिन 65 वर्ष में से 60 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा है, एकमात्र कांग्रेस पार्टी का। एक बार अगली बार बता दूंगा। आज कांग्रेस वहाँ चौथे नंबर की पार्टी हो गई है। हरियाणा में कांग्रेस लगातार शासन में रही है, वहाँ तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है, वहाँ चौथे नंबर की पार्टी, वहाँ चौथी पार्टी नहीं थी, इसलिए तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है। तो सवाल ये है, दिल्ली में कांग्रेस ने 15 साल रूल किया और तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है, और लोकसभा में तो लोकसभा के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने यहाँ दिखाना चाहते हैं, बुरी तरह लोग कांग्रेस और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आकांक्ष डूबी हुई पूरी कांग्रेस, भ्रष्टाचार और महंगाई देने वाली कांग्रेस इस तरह लोगों को गुमराह करेगी, ये हैरानी की बात है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेता अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। एक भी नया मकान बगैर रिश्वत दिए नहीं बन रहा, और उस रिश्वत का हिस्सा शाम को बीजेपी के नेताओं में बढ़ता है। मैं रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ, जिसको मुकदमा करना करे मेरे पर। एक भी नया मकान बगैर रिश्वत के नहीं बन रहा है। ये एक मिनट, एक भी नया मकान बगैर रिश्वत के नहीं बन रहा दिल्ली में। अच्छा मुकेश जी, किस कॉलोनियों में पैसे देने पड़ रहे हैं एमसीडी वालों को। किस में बढ़ता है? एमसीडी वालों की रिश्वत इनके लीडरों में बढ़ रही है। चुनाव के लिए पैसा कितना हो रहा है दिल्ली में? कौन नेता? अब नाम बताए जाएंगे। नहीं नाम बताइए ना, अभी बताइए। आप इंक्वायरी, आपको चुनौती देते हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं। सामने बताइए, आप कमीशन बताइए, बताऊंगा, क्योंकि आप जेल चले जाएंगे झूठ बोलने पर। आप इंक्वायरी कमीशन बताइए, जेल चले जाएंगे झूठ बोलने पर। नहीं आप नाम बताइए। मुकेश शर्मा जी, आपने इतना बड़ा आरोप लगाया, आप नाम बताइए। बिल्कुल सुन लीजिए दीपक जी, आप नाम बताइए। मैं फिर आरोप दोहरा रहा हूँ, उसके बाद आगे चलेगा। दिल्ली के अंदर शो को आगे नहीं चलने दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर एक भी नया मकान झूठ बोल रहे हैं, रिश्वत दिए नहीं बन रहा है। कांग्रेस और बीजेपी शासन में है, एमसीडी में मिलकर के बीजेपी एमसीडी में शासन में है। दिल्ली में सफाई का बुरा हाल है, एक भी नया मकान बगैर रिश्वत दिए बन नहीं रहा है। एक बात और कहनी है, सफाई अभियान के नाम पर 5 लाख चालान दुकानों के काटे हैं, 5 लाख चालान गरीब लोगों के काटे हैं एमसीडी वालों ने। दीपक जी, दिवाली पर पैसे इकट्ठे हुए हैं दुकानदारों से। ये कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन है, यही सिद्ध करती है। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बिना पानी के। अरे आप विधानसभा बंद कराइए, कौन मना कर रहा है? कांग्रेस नहीं रह सकती। आप विधानसभा बंद कराइए। अच्छा, हम इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास दिल्ली का एक पोल है, मैं अपने प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने जो स्नैप पोल किया है, वो स्नैप पोल क्या कहता है एक बार दिखाया जाए। पहला हमारा सवाल क्या है, क्या कहती है दिल्ली? हमने पूछा क्या दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो जाने चाहिए। विजेंद्र गुप्ता जी, खासकर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, 91.6 मैं स्वागत करता हूँ। 91.6% जनता कहती है कि हाँ होना चाहिए, 8.6% लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए, और 0.8% लोग कहते हैं पता नहीं। तो मेरा सबसे पहला रिएक्शन आपसे विजेंद्र गुप्ता जी, क्या होने चाहिए विधानसभा चुनाव दिल्ली की जनता चाहती है? दिल्ली की जनता की जो भावना आपने यहाँ प्रस्तुत की है, क्योंकि दिल्ली के अंदर किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, दिल्ली में अपनी चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस पहले दिन से मांग कर रही है। पहले दिन का आपसे कहा मांग कर रही है? पहले दिन तो आपने सपोर्ट कर दिया था उसके बाद जब असंवैधानिक काम उन्होंने किया, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है। किसी से कोई पत्रा नहीं निकलवाना है कि आपको कोई दिन निकलवाना है भंग करने के लिए। आप सीधा गवर्नर साहब के पास जाइए कि बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, और भंग करवाइए विधानसभा को, कैबिनेट को सिफारिश करिए। आप चुनाव से भाग रहे हैं, हम चाहते हैं चुनाव हो। हम तो पहले 12 दिसंबर को ही कह आए थे कि हमारे पास बहुमत नहीं है, आपने हमको बुलाया, हम सरकार नहीं बना सकते, हम पहले दिन कह आए थे। अच्छा, आप उसके बाद, और हम चिट्ठी भी आपने शीर्ष उपाध्याय जी अभी बाइट दे रहे हैं कि संभावना पे विचार चल रहा है, बात सरकार बन सकती है। 3 दिन पहले उन्होंने कहा। प्रश्न ये है कि जो भी सस्पेंडेड एनिमेशन में असेंबली होती है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है डिसोल्यूशन की, वो राष्ट्रपति जी और उपराज्यपाल के ही तत्वाधान में
कोई प्रक्रिया नहीं है, को जो पूरा गृह किया मंत्रालय चाहेगा वो होगा। और वो प्रक्रिया आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। संवैधानिक व्यवस्थाओं पर पूरे तरीके से गृह मंत्रालय के अधीन है राजनिवास, पूरी तरह से एज पर एक्ट, एज पर दिल्ली का राजनिवास। मुकेश जी, जिस दिन केजरीवाल सरकार ने इस्तीफा दिया था, उन्होंने विधानसभा भंग करने की मांग की थी, राज्यपाल ने नहीं की जी। फरवरी से लेकर मई तक कांग्रेस का शासन रहा जी। इस दौरान कांग्रेस ने विधानसभा भंग क्यों नहीं की? इसका मैं जवाब देता हूं। मेरा इसका जवाब यह है कि श्री अरविंद केजरीवाल, जो सेकंड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दिल्ली में थी, उन्होंने एक चिट्ठी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी कि विधानसभा को भंग न किया जाए। वो चिट्ठी आज भी राजनिवास में रिकॉर्ड पर पड़ी हुई है। वो आपने उनकी चिट्ठी मान ली? चिट्ठी, अरे आप अभी जब आप सरकार में रहे, अभी आप सरकार की बात कर रहे हैं, मुकेश शर्मा, अब आप संविधान की बात से भाग रहे हैं। सरकार की सिफारिश पर सरकार की सिफारिश, गृह मंत्री को आप अभी तो मना कर रहे हैं। सरकार बिहारी जी ने बिल्कुल सही बोल रहा है, वो सरकार की सिफारिश मैं आपके मुंह में डाल रहा हूँ, वो सरकार की सिफारिश थी। मैं जवाब देता हूँ, फिर समझिए दीपक जी, मैंने कहा है श्री अरविंद केजरीवाल ने सिफारिश, जिसको आप कह रहे हैं सिफारिश, उसके बाद श्री अरविंद केजरीवाल पूरे दल को लेकर गए। राज बिहारी जी करेक्ट कर रहा हूं, आपने भी खबर लिखी थी कि होल्ड में डाल दिया जाए। क्या ये सही है राज बिहारी जी? ये तो उसके बाद बहुत महीनों के बाद की बात है। नहीं, बात सही है, राज बिहारी जी कह रहे हैं सही है। आप ये बताइए, गलत बयानी नहीं कर रहा हूँ, सिफारिश पर अरविंद केजरीवाल ने होल्ड में डलवाया है। मैं बताऊं, जिस दिन पहली बार उन्होंने रिजाइन किया था, उस दिन उन्होंने प्रस्ताव पास करके एलजी को भेजा था कि इसको तुरंत भंग कर दिया जाए, उसके बाद होल्ड भंग करके चुनाव किया जाए। और बाकी चीजें वो कुछ समय गुजरने के बाद की बात है, उसके बाद स्टेटमेंट आया, ये वास्तविक। लेकिन कांग्रेस, लेकिन अगले सवाल पर हम जाएंगे। अगले सवाल में ज्यादा दम है, अगला सवाल दिखाया जाए। मैं अपने प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट करूंगा, अगला सवाल क्या कहता है, क्या कहती है दिल्ली? क्या मोदी लहर के सामने केजरीवाल टिकेंगे? हाँ टिकेंगे, ये कहना है लगभग 38% लोगों का। नहीं टिक पाएंगे, ये कहना है 55% लोगों का। और पता नहीं, ये कहना है लगभग 7% लोगों का। तो 55% लोग कहते हैं कि केजरीवाल मोदी लहर के सामने नहीं टिक पाएंगे। संदीप दुबे, 55% लोग कहते हैं कि केजरीवाल मोदी लहर के सामने नहीं टिक पाएंगे। इस बहस में जो भाजपा और जो हमारे कांग्रेस के नेता का जो व्यवहार रहा, वही दिख रहा है साफ तौर से कि अरविंद का कोई विकल्प नहीं है दिल्ली के अंदर। तो हमें लगता है जब दिल्ली की जनता विकल्प तलाशेगी तो अरविंद अभी भी बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली के लोगों के सामने है। आप अच्छे वक्ता, आपका कोई विकल्प नहीं है। तो हमें लगता है कि लड़ाई झगड़े से तो नहीं चलेगा। जो दिल्ली की असली समस्या है, जो असली मुद्दे हैं, वो आम आदमी पार्टी के लोग ही उठा रहे हैं। और भ्रष्टाचार पे भी भाजपा ने कोई बहुत बड़ा रुख जो है अख्तियार नहीं किया, कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लिया कि लगे कि ये मोदी सरकार जो है भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कृत संकल्पित है। नहीं, संदीप दुबे, ऐसा लग रहा है कि झाड़ू का सफाया कर देंगे मोदी साहब। लोकसभा चुनाव में तो कर ही चुके हैं, प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने जितनी भी घोषणाएं अभी तक करी हैं, जितनी भी बातें करी हैं, जो भी राजनीति की समाजीकरण की वो बात कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, अभी धरातल पे वो चीजें नहीं दिख रही हैं। लोग तो परिणाम चाहते हैं ना कि हम जो करें वो दिखे, तो अभी तो दिख नहीं रहा। तो हम मोदी जी के विरोधी नहीं है, ना पक्षधर हैं। हम जो नौजवान लोग वो चाहते हैं कि जो इस देश के लिए अच्छा करे और दिल्ली के लिए अच्छा करे, वो आ गया। और उन सब बेहतर विकल्पों में ना आज भाजपा के पास कोई नेता है, ना कांग्रेस के पास कोई नेता है। आज भी अरविंद दिल्ली में एक नेता के रूप में दिखते हैं जो दिल्ली को सही तरीके से लेके आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, यही तो कह रहे हैं मुकेश शर्मा जी कि आप मोदी की बी टीम हो। हम तो, आपने एक्सेप्ट कर लिया, समर्थक हो आप उनके। नहीं, देखिए, मुद्दों पे बात हो तो जो कांग्रेस है उसकी बी टीम मोदी जी हैं। आज मोदी जी आने के बाद कांग्रेस के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। कोई ऐसा भारत नहीं बन गया जो चमकने लगा, ऐसा भारत नहीं बन गया कि नया भारत दिखने लगा। अभी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जब तक बीजेपी ठोस नीति और निर्णय नहीं लेती है, तब तक लोगों को लगेगा कि कांग्रेस के ही एजेंडे को ये बढ़ावा दे रही है। क्योंकि असली लड़ाई इस देश का आज भी भ्रष्टाचार है। योजनाओं के धन आज भी लूटे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कि पूरे देश के अंदर जो योजनाओं के जो रुपये जा रहे हैं वो आज लूट से आम जनता तक पहुंच रहा है। तो इसका हिसाब तो जनता आज नहीं तो कल मांगेगी। ये तो मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अच्छे प्रधानमंत्री हो, कम से कम ऐसी व्यवस्था लाओ कि भ्रष्टाचार रुके। आपकी पार्टी के लोग कम से कम भ्रष्टाचार, अरे वो तो कह चुके हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भाजपा के लोगों पर अभी इल्जाम भी लगा रहे थे कि एमसीडी में देखिए कैसे बंदरबाट हो रहा है। ये तो मैं नहीं कह रहा था, मुकेश जी तो पुराने नेता हैं, उनको अगर इस तरह की चीजें पता है तो देखिए कितना ये दुखद है। इस पे तो कार्रवाई करनी चाहिए भाजपा के बड़े नेताओं को, छोटे नेताओं को, क्योंकि वो बदनाम कर रहे हैं। जो पोल आया है आपका, जो मैं इतनी देर से कह रहा हूं
कि दिल्ली में सीधी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में होने जा रही है। आप पार्टी का कहीं दिल्ली में कोई नामो निशान नहीं रहेगा और हम इस सीधी लड़ाई में भाजपा से चुनाव जीतने वाले हैं। जब भी दिल्ली में सीधी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की हुई है, कांग्रेस चुनाव जीती और आप पार्टी की पोल खुल चुकी है। इनकी झाड़ू को मोदी जी लेके जा चुके हैं, ये मोदी जी से मिले हुए हैं, मोदी जी के समर्थक हैं और जो भी लोग सेकुलरिज्म में जो लोग विश्वास रखते हैं दिल्ली में और जो लोग दिल्ली की डेवलपमेंट चाहते हैं वो कांग्रेस को वोट करने वाले हैं। इसलिए दिल्ली में निश्चित तौर पर कांग्रेस की धमाकेदार वापसी होने जा रही है, बीजेपी भी जानती है, इसीलिए बीजेपी विधानसभा भंग करने से भाग रही है। मोदी के सामने और राहुल गांधी, मोदी जी के सामने कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, राहुल गांधी जी का जहां तक सवाल है, राहुल गांधी जी मैं पहले कह चुका हूं हमारी पार्टी के नेता थे, हैं और रहेंगे और दिल्ली में चुनाव प्रचार वही शुरू करेंगे। और मैं एक बात और आपको कह दूं, श्री नरेंद्र मोदी जी, क्या आज बीजेपी की विचारधारा सब नरेंद्र मोदी जी में समाहित हो गई है? वो तो हो गई, क्या ये मान लिया जाए? मान लिया गया है, मान लिया गया है, पूरा आरएसएस सब परिवार सब समाहित हो गया। बड़ा क्विकली 30 सेकंड में मुझे बड़ा देखिए, पूरी बीजेपी को बड़ा काबिल है कि संगठन की पार्टी है, ये लगातार बोले जा रहे हैं पार्टी नहीं है और ये व्यक्ति की पार्टी बन गई है। मुझे इनकी भाषा में फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है बहुत ज्यादा। फ्रस्ट्रेशन तो जो विधानसभा भंग नहीं कर रहे उनमें है। मुझे लगता है कि आप विधानसभा भंग कराइए, फ्रस्ट्रेशन में है और उससे कई बार सिंपैथी का भाव हमारे मन में इनके लिए आता है। वाह जी वाह, अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। तो इसी नोट पे मैं खत्म करूं। दोनों ने मुझे इनकी भाजपा कभी दिल्ली में चुनाव नहीं कराएगी, वो इनके सरकार बनाने में आज भी लगी हुई है। एक सप्ताह के अंदर ये दिखेगा, क्योंकि जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट के अंदर 22 एमएलए चुनाव हारने वाले हैं, सिटिंग एमएलए। अभी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में डेट लिए गए पिछली डेट पे, ये साफ जाहिर करता है कहीं न कहीं भाजपा जो है एक माहौल तैयार करके और अपनी सरकार बनाने में लगी हुई है। विजेंद्र गुप्ता जी, आपकी कपकपाहट कुर्ते के अंदर से जो आप कांप रहे हैं चुनाव के नाम से, वो सबको नजर आ रही है। नहीं आप कांप रहे, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद नहीं कांप रहे, नहीं कांप रहे, बिल्कुल नहीं कांप रहे। दिल्ली में कांप रहे हैं, नहीं तो विधानसभा 24 घंटे में भंग हो जाती है अब तक। चलिए 24 यही स्थिति रही कांग्रेस के नेताओं की, तो थोड़े दिन में इनको दिमागी इलाज कराना पड़ेगा। नहीं तो दिमागी इलाज दिल्ली के बीजेपी के नेताओं का होना है। दिवाली का दिन है, थोड़ी शुभ शुभ बात करते हैं। मुख्यमंत्री बनने नहीं दे। दिवाली का दिन है, थोड़ी शुभ शुभ बात करते हैं। धनतेरस की शुभकामनाओं के साथ टुनाइट के दीपक चौरसिया। दिल्ली देश के लोगों को दिवाली और धनतेरस की बधाई हमारी तरफ से। चलिए हमारी तरफ से भी बधाई, इंडिया न्यूज चैनल और पूरे पैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। टुनाइट विद दीपक चौरसिया आज तय समय से पहले ही खत्म करते हैं, क्योंकि हमें चलना है फरीदाबाद की आग की तरफ। अनुराग मुस्कान लिए चलेंगे आपको इस बड़ी खबर की तरफ, इस बड़ी अपडेट की तरफ इस ब्रेक के बाद।